आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखेंगे और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ेंगे पहले सेट का नाम है इम्पटी सेट, या इसी को नल सेट भी कहा जाता है या इसी को वाइड सेट भी कहा जाता है। तो आइए समझते हैं क्या होता है इम्पटी सेट। जैसे मान लीजिए आपका इम्पटी सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उसी को कहा जाता है इम्पटी सेट। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका एक सेट A इज इक्वल टू दिया गया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x स्क्वायर इज इक्वल टू -2। ये आपका एक सेट दिया गया है। अब ये आपका जो एक सेट दिया गया ये एक ऐसा सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कह रहा है कि x जो है आपका रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और x स्क्वायर इज इक्वल टू -2। क्या कोई भी ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे -2 आएगा? तो नहीं, ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पे -2 आ जाए। तो ये जो दिया गया आपका सेट है ये एक इम्पटी सेट है। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। एक सेट आपका B इज इक्वल टू दिया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 4। ये आपका एक सेट दिया गया है। इसे भी यदि ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक ऐसा आपका सेट लिखा गया है, कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 4। कह रहा है कि इस सेट के अंदर वे सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे जो 4 से बड़े और 5 से छोटे होंगे। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 4 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो इसलिए ये भी जो आपका सेट दिया गया ये भी एक आपका कैसे सेट होगा, एक इम्पटी सेट होगा या नल सेट या क्या होगा आपका वाइड सेट होगा। इसके बाद सेकंड आता है, सेकंड नंबर पे आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, तो आइए देखते हैं सिंगलटन सेट क्या होता है। तो सिंगलटन सेट का डेफिनेशन ये कहता है कि किसी भी सेट को सिंगलटन सेट कहा जाता है यदि उस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, केवल एक ही एलिमेंट हो। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका सेट A इज इक्वल टू यहाँ दिया गया कर्ली ब्रैकेट में 2 लिखा गया, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो ये भी आपका एक सेट फॉर्म करेगा। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ एक सेट C इज इक्वल टू दिया गया कुछ इस तरीके से कि x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। कह रहा है कि इस सेट के अंदर वे सारे सॉल्यूशन आएंगे जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आएगा। तो यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आपका दिया गया है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इस सेट के अंदर क्या आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ चुका है आपका 5 आ गया है। इस सेट के अंदर क्या आ गया आपका 5 आ गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, इसलिए आपका सेट कैसा होगा, एक सिंगलटन सेट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है नोट्स। यदि आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ से देख के आप नोट्स लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है फाइनाइट सेट। तो आइए देखते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। तो फाइनाइट सेट का डेफिनेशन ये होता है कि किसी भी सेट को फाइनाइट सेट कहा जाता है यदि उस सेट को हम काउंट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कोई भी सेट फाइनाइट सेट कहा जाता है यदि वो सेट कैसा हो, काउंटेबल हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एग्जांपल लिखे हुए हैं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, मतलब 7 से नीचे नेचुरल नंबर जितने होते हैं उन्हीं का कलेक्शन लिखना आते हैं। लिखा गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसे आप देख रहे हैं ये एक ऐसा सेट लिखा गया, इसको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, इसलिए आपका एक ऐसा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल लिखा गया है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100 से नीचे जितना इवन नेचुरल नंबर होता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से काउंट कर सकते हैं। इसलिए जो आपका दिया गया ये सेट है कैसा है, एक फाइनाइट सेट है। इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है जो नेक्स्ट टॉपिक है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट
या इसी को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। मतलब किसी भी फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, या इसी को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो आइए इसको समझते क्या होता है और कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई भी एक सेट दिया गया है, जैसे यहाँ आपका कोई भी एक सेट दिया गया है, एक सेट A इज इक्वल टू दिया गया, मान के चलिए A इज इक्वल टू दिया गया है 1, 2, 3। तो देखते हैं कि इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, वही उसका कहा जाता है कार्डिनल नंबर। तो इस सेट के अंदर हम देख रहे हैं 1, 2, 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो इसको लिखते हैं ऐसे कार्डिनल नंबर ऑफ A। इसको पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ A। इसमें कितना एलिमेंट है आपका, 3 एलिमेंट है। तो इस दिए गए सेट A का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर यहाँ आपका सेट B दिया गया है, इसके अंदर दिया गया है A, E, I, O, U, ये आपका दिया गया है। अगर इसमें पूछा जाए बताइए इस दिए गए सेट B का कार्डिनल नंबर कितना होगा, तो कार्डिनल नंबर को लिखते कैसे हैं, NB इज इक्वल टू, और इसके अंदर कितना एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कार्डिनल नंबर कितना होगा आपका, 5 होगा। तो ये होता आपका कार्डिनल नंबर। यदि आप नोट्स इसका डेफिनीशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डेफिनीशन लिखा गया है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद हमें देखना है कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो आइए समझते हैं इनफाइनाइट सेट का डेफिनीशन क्या होता है। तो किसी भी सेट को इनफाइनाइट सेट कहा जाता है जब उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी सेट को इनफाइनाइट सेट कहा जाता है यदि हम उसको आसानी से काउंट न कर सके। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लिखा है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। मतलब क्या है कि जैसे आपका ये कॉपी है, एक तरीके के प्लेन तरीके का है, इस पे जितना सारा ये पॉइंट का कलेक्शन ये लिखा गया, ये पूरा का पूरा ये पॉइंट का जो कलेक्शन है ये एक इनफाइनाइट सेट है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लिखा गया, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। ये जो आपका प्लेन दिख रहा है, इसमें जो ये लाइंस का जो कलेक्शन होता है ये भी आपका एक इनफाइनाइट सेट होता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिखा गया है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि ये सेट कहना चाह रहा है कि इसके अंदर वे सारे के सारे रियल नंबर आएंगे, जो 1 से छोटे होंगे और 0 से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो आप जानते हैं कि किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर आता है, इसलिए जो आपका दिया गया ये जो एग्जांपल 3 लिखा गया है ये भी आपका कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट देखना है कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो आइए समझते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका एक सेट A दिया गया है, A इज इक्वल टू 2, 4, 6, और एक सेट B दिया गया है यहाँ पे A, E, I, O, U। तो इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब होता है, कोई भी दो सेट, जैसे एक सेट A दिया गया, दूसरा सेट B दिया गया है, तो कोई भी दो सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहे जाते हैं जब उन दोनों के कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए। अगर उन दोनों सेट के कार्डिनल नंबर एक दूसरे के इक्वल है तभी हम कहते हैं कि जो दिया गया आपका सेट है वो इक्विवेलेंट है, नहीं तो नहीं है। जैसे मान लीजिए ये सेट A दिया गया, इसका कार्डिनल नंबर निकालेंगे तो कितना होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 3, क्योंकि 1, 2, 3 इसके अंदर 3 एलिमेंट है। यदि हम इस B का कार्डिनल नंबर निकालते हैं तो कार्डिनल नंबर ऑफ B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A का कार्डिनल नंबर 3 है और B का कार्डिनल नंबर 5 है, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसलिए जो आपका ये सेट A है और ये जो सेट B है, ये दोनों के दोनों सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं होंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई सेट दिया गया है, यहाँ C के जगह पे दिया गया है 1, 2, 3, और एक यहाँ पे आपका सेट D दिया गया है, इसके अंदर A, E, I। यदि अब हमें चेक करना है कि जो आपका सेट C लिखा गया और जो सेट D लिखा गया है, क्या ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं। तो इक्विवेलेंट का डेफिनेशन कहता है कि कार्डिनल नंबर इसका निकालिए, तो कार्डिनल नंबर ऑफ C निकालेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम D का कार्डिनल नंबर निकालेंगे तो कार्डिनल नंबर ऑफ D इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये 3।
तो यहाँ देख रहे हैं कि सेट सी का भी कार्डिनल नंबर 3 है और सेट डी का भी कार्डिनल नंबर कितना है, 3 है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों सेट, जो आपका सेट सी लिखा गया है एंड सेट डी लिखा गया है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहे जाएंगे। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि इसका आप डेफिनीशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट में इसके बाद से आपका आता है कि इक्वल सेट क्या होता है। तो समझिए इक्वल सेट क्या होता है। कोई भी दो सेट, जैसे मान लीजिए किसी भी दो सेट को इक्वल कहा जाता है। मान के चलिए आपका एक सेट ए दिया गया है और दूसरा सेट बी दिया गया है। कोई भी दो सेट एक दूसरे के इक्वल कहे जाते हैं यदि जो एलिमेंट ए में हो वही सेम एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं कि कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए और दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका सेट, जैसे यहाँ देख सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू आपका दिया गया 1, 2, 3 और एक दूसरा सेट बी दिया गया, ये भी 1, 2, 3 दिया गया है। तो जो एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं सेम वही एलिमेंट सेट बी के अंदर भी हैं, इसलिए यहाँ पे सेट ए और सेट बी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। अब दूसरा देखिए यहाँ लिखा गया एक सेट ए दिया गया है यक्स सच दैट x - 5 इज इक्वल टू 0, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। और एक और सेट दिया गया ई इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, ये आपका एक इक्वेशन दिया गया है। तो चेक करना कि क्या जो सेट ए दिया गया है और ये जो सेट ई दिया गया है एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। तो जो आपका सेट ए दिया गया यहाँ पे लिखा गया है कि यक्स ए की जगह पे आपका दिया गया है यक्स सच दैट x - 5 इज इक्वल टू 0। तो जब यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। यानी कि हम इस सेट ए को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे 5 लिख सकते हैं। कभी भी हमें यदि दो सेट को इक्वल या कोई भी टाइप बताना है तो यदि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है तो उसको सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे, तभी हम चेक कर पाएंगे कि कौन सा टाइप है। तो ये सेट आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था, इसको हम रोस्टर फॉर्म में बदलने लिए हैं। इसी तरीके से दूसरा जो आपका सेट ई दिया गया है इसके अंदर कह रहा है इक्वेशन आपका दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2x - 15। कह रहा है कि इस सेट के अंदर वे सारे के सारे एलिमेंट आएंगे जो इस इक्वेशन का सलूशन होगा। तो इस इक्वेशन के सलूशन को सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x - 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 15 का ऐसा फैक्टर कि मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए और माइनस करके 2 आ जाना चाहिए। तो हम 5 और क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो यहाँ से लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3x, क्योंकि आप 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 2 भी आएगा और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 भी आ जाएगा। माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम देख सकते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है। तो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका x - 5 और इन दोनों में क्या कॉमन है, आपका 3 कॉमन है। तो यहाँ भी हो जाएगा x - 5 इज इक्वल टू 0। अब x - 5 यहाँ भी है, x - 5 यहाँ भी है, दोनों से कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x - 5। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में बचेगा आपका x + 3 इज इक्वल टू 0। यदि हम इसको 0 के इक्वल करते हैं x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x के जगह पे मिलेगा 5। फिर आपका ये लिखा गया है x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x के जगह पे मिलेगा आपका -3। तो दो वैल्यू x का आ गया, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा था कि इस सेट ई के अंदर वे ही सोल्यूशन आएंगे जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो केवल x का पॉजिटिव वैल्यू लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया था कि इसके वही सोल्यूशन लेने हैं जो क्या हो, पॉजिटिव। तो ई को हम ऐसे लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, क्या आपका आ जाएगा, इस तरीके से 5 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेट ए को देखेंगे तो इसमें भी आपका 5 एक ही एलिमेंट और इसमें भी आपका 5 है, दोनों के दोनों सेम एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सेट ए है सेट ई के क्या होगा, आपका बराबर होगा। मतलब ये दोनों के दोनों सेट एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे, इक्वल कहे जाएंगे। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दूसरा टाइप।
इसके बाद हमें सबसेट के बारे में पढ़ना है कि सबसेट क्या होता है। तो आइए समझते हैं सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है, उसको समझिए। कोई भी आपका दो सेट दिया गया है, जैसे मान के चलिए आपका सेट ए दिया गया है और दूसरा सेट बी दिया गया है। तो यदि ए के सारे एलिमेंट यदि बी के अंदर है तो हम कहते हैं कि जो पहला जो सेट ए दिया गया है वो बी का सबसेट है। और इसको लिखते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका दिया गया है सबसेट का डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई भी आपका दो सेट दिया है, एक सेट ए दिया है और दूसरा सेट बी दिया गया है, तो इस सेट ए को इस सेट बी का सबसेट कहते हैं जब ए के अंदर जितना सारा एलिमेंट है वो पूरा का पूरा सेट बी के अंदर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर सेट ए के जगह पे यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है 1, 2, 3 और सेट बी दिया गया आपका 1, 2, तो यदि हमें यहाँ देखना है कि क्या ए इस बी का सबसेट है कि नहीं, तो सबसेट का डेफिनेशन कहता है कि ए के अंदर जितना सारा एलिमेंट है वो पूरा का पूरा बी के अंदर होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं ए के अंदर 1, 2, 3 है और बी इज इक्वल टू लिखा गया है 1, 2, तो ए के अंदर जितना सारा एलिमेंट है वो बी के अंदर नहीं है। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि जो ए है ये सबसेट नहीं है बी का, तो इसको लिखा जाता है ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। लेकिन यदि आप यहाँ देखेंगे बी के अंदर जितना सारा एलिमेंट है वो पूरा का पूरा ए के अंदर है, यानी कि बी के अंदर 1, 2 लिखा गया है, तो बी के अंदर जितना सारा एलिमेंट है वो पूरा का पूरा ए के अंदर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बी है ये सबसेट है इस ए का, और ये लिखने का ऐसे तरीका होता है बी इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के अंदर जितना सारा एलिमेंट है वो पूरा का पूरा ए के अंदर है, इसलिए बी आपका ए का क्या होगा, सबसेट होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, मान के चलिए यहाँ c इज इक्वल टू आपका एक दिया गया है 4, 5 और यहाँ एक d दिया गया आपका 4, 5, 6, 7। यदि हमें यहाँ देखना है कि क्या ये जो सेट c दिया गया है ये d का सबसेट होगा कि नहीं, तो देखेंगे क्या c के अंदर जितना सारा एलिमेंट है ये पूरा का पूरा d के अंदर है कि नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि c के अंदर जितना सारा एलिमेंट है वो पूरा का पूरा d के अंदर है, 4, 5 इसके अंदर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि c इज सबसेट ऑफ d, जो आपका जो सेट c है वो d का क्या है, सबसेट है। लेकिन यदि मान लीजिए इसी का हमें उल्टा देखना कि क्या ये d c का सबसेट होगा कि नहीं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4, 5, 6, 7 d के अंदर जितना सारा एलिमेंट है ये पूरा का पूरा c के अंदर नहीं है, यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि जो आपका d होगा ये सबसेट नहीं होगा c का। तो इसको लिखते हैं d इज नॉट सबसेट ऑफ c। और यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है सुपर सेट का कंसेप्ट, तो ये भी समझिए क्या होता है सुपर सेट क्या होता है। यहाँ पे हम जैसे ये जो आपका एग्जांपल लिखा गया था इसको ध्यान से देखेंगे, ये आपका एक सेट c दिया गया था 4, 5 और एक सेट d दिया गया है 4, 5, 6, 7। तो सुपर सेट का क्या मतलब होता है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सेट d है ये सेट पूरा का पूरा d सेट c को अपने अंदर कंटेन किया हुआ है, पूरा का पूरा जो सेट d है ये c को अपने अंदर कंटेन किया हुआ है। तो कहते हैं d इज सुपर सेट ऑफ c, ये जो आपका d लिखा गया क्या कहा जाएगा, सुपर सेट ऑफ c कहा जाएगा। और इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है d इज सुपर सेट ऑफ c, ऐसे सिंबल बनाते हैं। d आपका क्या है, c का सुपर सेट है, मतलब d पूरा का पूरा c को कंटेन किया हुआ है, इसलिए d इज सुपर सेट ऑफ c। तो ये था आपका सबसेट। इम्पोर्टेंट थियरम है या कह सकते हैं दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे देखना है। जैसे यहाँ लिखा गया है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसका मतलब ये है कि हर एक सेट, कोई भी आपका सेट दिया गया है वो खुद का ही एक सबसेट होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे यदि देखेंगे, मान के चलिए अगर कोई सेट ए दिया गया है, अगर इसके अंदर 1, 2 ये सेट आपका ए दिया गया है, तो जो ये सेट ए होता है लिखा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो आपका ये ए है ये खुद का एक सबसेट होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि आप जानते हैं सबसेट का डेफिनेशन होता है कि ए के अंदर जितना सारा एलिमेंट है, ए के अंदर 1, 2 ये एलिमेंट दिया गया है ये खुद ही ए के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ ए।
इसको प्रूफ कभी कभी करने के लिए आता है, तो इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि लेट ए इज अ सबसेट। मान लिए कि ए आपका कोई भी सबसेट है, तो हम जानते हैं कि ए के अंदर जितना सारा एलिमेंट है वो खुद ही ए के अंदर होता है, तो वही लिखा गया है देन ईच एलिमेंट ऑफ ए इज क्लियरली इन ए इटसेल्फ, हेंस ए इज सबसेट ऑफ ए। इसके अंदर बस इतना ही लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए के अंदर जितना सारा एलिमेंट है वो खुद ही ए के अंदर वो पूरा का पूरा एलिमेंट होगा, इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ ए। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट है ये है कि द इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब जो आपका इम्पटी सेट होता है वो भी हर एक सेट का एक सबसेट होता है। तो आइए देखते हैं उसको कैसे प्रूफ कैसे करते हैं कि जो इम्पटी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि जो इम्पटी सेट होता है, ये जो इम्पटी सेट आपका फाई है ये हर एक सेट का सबसेट होता है, यही हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ कंसीडर क्या करके चलेंगे, लिखते हैं कि लेटस कंसीडर इसका उल्टा मान के चलते हैं, लेटस कंसीडर आइए नेक्स्ट हम लोगों को अब देखना है कि जो इम्पटी सेट होता है, द इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो आपका इम्पटी सेट होता है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसमें मान लिए कि लेट करके चलेंगे कि लेट ए बी एनी सेट। मान लिया आपका ए कोई भी आपका एक सेट है और फाई एक आपका इम्पटी सेट है, तो हमें प्रूफ ये करना है कि जो फाई होता है वो सबसेट होगा ए का। फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या मान के चले हैं, माने हैं कि आपका ए कोई भी एक सेट दिया गया है और फाई आपका कोई भी एक इम्पटी सेट है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो फाई होता है वो सबसेट होता है किसका, इस ए का। तो हमें इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए करेंगे क्या, हम मान के चलेंगे कि लेटस कंसीडर फाई इज नॉट सबसेट ऑफ ए। हम मान के चलेंगे कि जो फाई है वो ए का सबसेट नहीं है। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं, अगर कोई भी सेट किसी का सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर, जैसे यहाँ मान के चलिए लिखा गया है कि फाई इज नॉट सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब ये है कि फाई के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए के अंदर नहीं होगा। क्योंकि अगर मान के चलिए यहाँ लिखा गया आपका एक सेट ए दिया गया है, ए इज इक्वल टू दिया गया है 1,2 और सेट बी दिया गया है यहाँ पे आपका 2,3,4। और अगर यदि हम कहें यहाँ आपका एक सेट बी दिया गया 2,3,4, अगर हम कहें कि ए बी का सबसेट नहीं है, यदि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो ए है ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये है कि ए के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर रहा होगा जो बी के अंदर नहीं होगा। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं 1,2, तो 2 तो इसके अंदर है लेकिन 1 कहाँ है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ए अगर बी का सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये है कि इस ए के अंदर एक एलिमेंट ज़रूर होगा जो बी के अंदर नहीं होगा। तो यहाँ वही मान के चले हैं कि फाई इज नॉट सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि फाई के अंदर एक एलिमेंट ज़रूर रहा होगा जो ए के अंदर नहीं होगा। तो वही यहाँ लिखे हैं देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन फाई विच इज नॉट इन ए, जो ए में नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं कि फाई तो खुद ही एक इम्पटी सेट होता है, फाई इम्पटी सेट है और इसके अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, और ये कह रहा है कि इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर होगा। इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन हो जा रहा है, कंट्राडिक्शन हो गया कि हम गलत मान के चले थे इसलिए कंट्राडिक्शन हो गया। तो वही यहाँ लिखा गया है विच इज़ कंट्राडिक्शन ऑफ आवर सपोजिशन, जो हम मान के चले थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको शॉर्ट में ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे प्रूव करते हैं इसका, जैसे हमें प्रूव करना है कि जो फाई होता है आपका क्या होता है, सबसेट होता है ए का। तो इसका उल्टा हम मान के चलेंगे कि लेटस कंसीडर फाई इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अगर फाई ए का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि फाई के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में बिलोंग नहीं कर रहा होगा। और आप जानते हैं कि जो फाई होता है ये खुद ही एक इम्पटी सेट होता है, तो फाई के अंदर कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता है,
इसका मतलब ये हो गया कि जो हम मान के चले थे वो गलत मान के चले थे, ये कंट्राडिक्शन हो गया। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर जो फाई आपका होता है एक सबसेट होता है ए का। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि इम्पटी सेट हर एक सेट का क्या होता है, आपका सबसेट होता है।